अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मैं शफीक। आप देख रहे हैं म्यूज़िक स्टेशन और आज है हमारे ऑल अबाउट अकूस्टिक गिटार वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ का एपिसोड नंबर 7। पिछले 3 एपिसोड्स में जो हमारे लिए ज़रूरी म्यूज़िक थ्योरी थी हम लोगों ने वो डिस्कस की है। आज हम देखने वाले हैं कि हमारा जो गिटार का फ्रेट बोर्ड होता है उसको हम याद कैसे कर सकते हैं। बहुत ईजी तरीका है, ऐसा नहीं है कि मेहनत भी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन बड़ा ईजी हो जाएगा, तरीका बहुत आसान है। इसके बाद हमारी एक वीडियो रह जाएगी जिसके अंदर हमने एक टर्म है म्यूज़िक इंटरवल्स, वो डिस्कस करना है नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हम अपने पहले रिदम की तरफ आ जाएंगे। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जस्ट मेक श्योर टू सब्सक्राइब इफ़ यू हैवंट। और कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछो, कोई जानने वाला हो जिसने सीखना हो उसको आप बिल्कुल ये वीडियो शेयर कर सकते हो। न्यू भी हो तो पहली वीडियो से देखो, आई रिकमेंड दैट। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक पहली वीडियो का दे दूँगा, प्लेलिस्ट का भी दे दूँगा, जहाँ से आपका दिल करे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लगे वो आप देख लेना। तो फिर वीडियो की तरफ चलते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि वो कौन सा आसान तरीका है जिसको फॉलो करते हुए हम अपने गिटार के फ्रेटबोर्ड को अच्छे से याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले नज़र डालेंगे हमारे गिटार के फ्रेटबोर्ड के ऊपर। जब भी आप अपने गिटार को अपने सामने रखेंगे तो आपको उसका फ्रेटबोर्ड कुछ इस तरह से नज़र आएगा और गिटार के फ्रेटबोर्ड के अंदर आपको इस तरह के कुछ डॉट्स नज़र आएंगे। ये बेसिकली डॉट्स नहीं होते, इनको हम इंडिकेटर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये हमें बताते हैं कि हम अपने गिटार के किस एरिया में प्ले कर रहे हैं। और जिस गिटार के अंदर ये डॉट्स नहीं बने होते उसको हम कहते हैं ब्लाइंड गिटार। हमारा सबसे पहला डॉट होता है फ्रेट नंबर 3 में, सेकंड डॉट फ्रेट नंबर 5 में होता है, थर्ड डॉट फ्रेट नंबर 7 में होता है, फोर्थ डॉट फ्रेट नंबर 9 में होता है और उसके बाद हमारे पास डबल डॉट आते हैं जो कि हमारा 12th फ्रेट होता है। इन डॉट्स की पोजीशन हमें याद होना बहुत ज़रूरी है, तो इसको याद करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है 3, 5, 7, 9 एंड 12। ये वो पोजीशन होती हैं जहाँ पर हमारे डॉट्स लोकेट कर रहे होते हैं। अपनी आसानी के लिए अगर आप चाहें तो आप इन चीज़ों को कहीं अलग से नोट डाउन कर सकते हैं जिस पैटर्न में हम इनको डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम ये बात करें कि हमारी इन 6 स्ट्रिंग्स के अंदर से सबसे इंपॉर्टेंट वाली कौन सी स्ट्रिंग्स होती हैं, तो वो हमारी सबसे ऊपर वाली 2 स्ट्रिंग्स होती हैं, ई स्ट्रिंग और ए स्ट्रिंग। अगर हम ई और ए स्ट्रिंग को अच्छी तरह से याद करें तो बाकी सारा फ्रेटबोर्ड मेमोराइज करने में हमें बहुत आसानी होती है। स्ट्रिंग्स की तरफ बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहूँगा कि जब हम एक नोट से दूसरे नोट पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल एफ़ से एफ़ शार्प पे जाते हैं, तो ये हमारा एक नोट नहीं होता, ये हमारा हाफ नोट होता है या इसको हम हाफ स्टेप कहते हैं। अगर हम F के बाद F शार्प को स्किप करके G पे जाएं तो ये हमारे 2 नोट नहीं होते, ये हमारा एक होल स्टेप या एक होल नोट होता है। तो आज से हम अपनी टर्मिनोलॉजी के अंदर एक ये नई चीज़ ऐड करेंगे और इसी को यूज़ करते हुए फर्दर डिस्कशन हम करेंगे। किसी भी स्ट्रिंग को अच्छे से याद करने के लिए 2 चीज़ों पर हमारी ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है। एक ये कि हमारे म्यूजिकल नोट्स का फॉरवर्ड और रिवर्स पैटर्न क्या होता है, दूसरा जिन फ्रेट्स के अंदर हमारे ये डॉट मेंशन्ड होते हैं उन फ्रेट्स के ऊपर हमारी स्ट्रिंग के अंदर क्या क्या नोट आ रहा होता है। तो अगर हम ई स्ट्रिंग की एग्जाम्पल लें तो फर्स्ट फ्रेट में F, सेकंड में F शार्प और थर्ड फ्रेट जिसमें हमारा पहला डॉट आता है उसके अंदर हमारे पास G नोट होता है। उसके बाद फोर्थ पे G शार्प और फिफ्थ पे जिसमें हमारा सेकंड डॉट होता है उसमें A नोट होता है। उसके बाद A शार्प आता है और सेवन्थ फ्रेट के अंदर जिसमें हमारा थर्ड डॉट होता है उसमें हमारे पास B नोट होता है। उसके बाद 8th पे C, 9th पे फोर्थ डॉट और C शार्प होता है, 10th के ऊपर D, 11th फ्रेट के अंदर D शार्प और 12th फ्रेट के ऊपर दोबारा से E नोट आ जाता है। अब अगर कोई आपसे पूछता है कि ए शार्प कहाँ है तो आपके माइंड में फ़ौरन क्लिक होना चाहिए कि हमारे 5th फ्रेट पे जहाँ पे हमारा दूसरा डॉट होता है वहाँ पर ए नोट होता है। तो ए शार्प हमारे ए से हाफ स्टेप ऊपर होता है। तो आपका माइंड आपको फौरी बता देगा कि हमारा ए शार्प 6th फ्रेट में होता है। या अगर हम इसको बी से रिलेट करें तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि 7th फ्रेट पे हमारा थर्ड डॉट होता है और बी नोट होता है, तो ए शार्प उससे हाफ स्टेप नीचे होता है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस सारे पैटर्न को कहीं पर नोट डाउन करें अपने तरीके से ताकि आपको ये चीज़ें याद करने में आसानी हो। तो ई स्ट्रिंग में थर्ड फ्रेट पे जहाँ हमारा पहला डॉट होता है वहाँ पर हमारे पास जी नोट होता है, फिफ्थ फ्रेट में जहाँ हमारा सेकंड डॉट होता है वहाँ पर ए नोट होता है, सेवन्थ फ्रेट पे जहाँ पर हमारा थर्ड डॉट होता है वहाँ पर हमारे पास बी नोट होता है, 9th फ्रेट में फोर्थ डॉट होता है और सी शार्प नोट होता है। इसके बाद हमारे पास 12th फ्रेट पे दोबारा से ई आ जाता है। अब आते हैं ए स्ट्रिंग की तरफ। प्रिंसिपल वही अप्लाई होगा, उसी तरह हमें याद करना है कि हमारे जो डॉट्स वाले फ्रेट हैं उनके ऊपर कौन कौन सा नोट होता है। तो ए स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास थर्ड फ्रेट पहले डॉट पे सी नोट होता है, फिफ्थ फ्रेट सेकंड डॉट पे डी होता है, सेवन्थ फ्रेट थर्ड डॉट पे ई होता है, 9th फ्रेट फोर्थ डॉट पे एफ शार्प होता है और 12th फ्रेट पे दोबारा से ए नोट आ जाता है। और सेम एग्जांपल आप सेम तरीके से अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछता है कि डी शार्प कहाँ पे है तो आपका माइंड फ़ौरन क्लिक करना चाहिए कि हमारे 5th फ्रेट पे सेकंड डॉट पे डी होता है और डी शार्प हमेशा डी से एक हाफ स्टेप ऊपर होता है। या 7th फ्रेट के ऊपर थर्ड डॉट होता है, ई नोट होता है और डी शार्प ई से एक हाफ स्टेप या हाफ नोट पीछे होता है। तो इस तरह से आप किसी भी नोट तक पहुंच सकते हैं।
अब हम बात करेंगे हमारी अगली दो स्ट्रिंग्स डी और जी के बारे में, और इन दो स्ट्रिंग्स को हम अपनी पिछली दो स्ट्रिंग्स के साथ रिलेट करते हैं। डी स्ट्रिंग रिलेट हो रही है ई के साथ और जी स्ट्रिंग रिलेट हो रही है ए के साथ। अगर हम ई स्ट्रिंग को 2 हाफ स्टेप लो ट्यून करें तो हमारे पास डी स्ट्रिंग आ जाएगी, और ए स्ट्रिंग को 2 हाफ स्टेप लो ट्यून करेंगे तो हमारे पास जी आ जाएगा। तो अब ई स्ट्रिंग का डी के साथ और ए स्ट्रिंग का जी स्ट्रिंग के साथ क्या रिलेशन है? इस रिलेशन में दोनों स्ट्रिंग्स के नोट्स आपस में डायगोनल पैटर्न के अंदर अरेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल के ई स्ट्रिंग के 3rd फ्रेट के ऊपर फर्स्ट डॉट के ऊपर अगर हमारे पास जी नोट है तो डी स्ट्रिंग के अंदर वही जी नोट 2 फ्रेट आगे होगा, मतलब 5th फ्रेट पे होगा। और इसी तरह अगर ए स्ट्रिंग के 3rd फ्रेट के ऊपर सी नोट है तो जी स्ट्रिंग के ऊपर वही सी नोट 5th फ्रेट के अंदर चला जाएगा। तो ये एक डायगोनल पैटर्न के अंदर सारे नोट्स एक दूसरे के साथ अरेंज हुए होते हैं। अगर आपको डी स्ट्रिंग या जी स्ट्रिंग के अंदर कोई नोट ढूंढना है तो वही नोट आप ई और ए के अंदर ढूंढ लें, उसके बाद उसकी डायगोनल पोजीशन देख लें तो आप ऑटोमेटिकली डी और जी स्ट्रिंग के ऊपर उस नोट तक पहुंच जाएंगे। तो अब बात करते हैं बी स्ट्रिंग के बारे में, और इसको याद करने के लिए भी हमें वही पैटर्न यूज़ करना पड़ेगा जो हमने ई स्ट्रिंग और ए स्ट्रिंग को याद करने के लिए यूज़ किया था। इसके लिए हम वही करेंगे जैसे 3rd फ्रेट 5th फ्रेट 7th 9th और 12th पे हमारे पास डॉट्स बने होते हैं, उसके मेन जो नोट्स हैं डी ई एफ शार्प जी शार्प जो बी स्ट्रिंग के अंदर आ रहे हैं उनको हम याद कर लेंगे, और इस तरह से हम बी स्ट्रिंग को भी कवर कर सकते हैं। इसके बाद एंड में हमारे पास फिर से ई स्ट्रिंग आ जाती है जो हम नहीं याद करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी एक दफ़ा ई स्ट्रिंग को सबसे ऊपर वाली स्ट्रिंग के तौर पर याद कर चुके हैं। उसी तरह 3rd फ्रेट के ऊपर जी, 5th पे ए, 7th पे बी, 9th पे सी शार्प और 12th पे ई नोट दोबारा से आ जाता है। तो ये थी हमारी 6 स्ट्रिंग्स, हमारे म्यूजिकल नोट्स की डिस्ट्रीब्यूशन और उनको याद करने का आसान तरीका। अच्छा, आप लोगों ने देखा ये तरीका, ये बड़ा इजी है। आप इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके, थोड़ा सा याद करके इस टेक्निक को आप ये सारे नोट्स याद करने की कोशिश करो। 1 या 2 दिन के अंदर अंदर आपको समझ आ जाएगी। 100% ना भी याद हो कोई बात नहीं है, वो टाइम के साथ साथ हो जाती हैं चीज़ें। फिंगर टिप्स पे आने पे जो है टाइम लगता है। तो आप इसको देखो, अंडरस्टैंड करो और बड़ा इजी हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम म्यूज़िक इंटरवल्स डिस्कस करके उसके बाद जो अगला एपिसोड होगा उसके अंदर हम लोग पहले रिदम की तरफ आ जाएंगे। जी मेजर कॉर्ड तो आती है ना, दी है, वो प्रैक्टिस वगैरह आप साथ करते रहो उसको, तो वो करके जी मेजर कॉर्ड और फिर हम उसके साथ पहला रिदम करेंगे। उसके बाद देखेंगे कॉर्ड्स कैसे बनते हैं, रिदम्स कैसे बनते हैं, डायसेक्शन देखेंगे कैसे आप एक रिदम को देख सकते हो अच्छा इसमें क्या बज रहा है, कैसे डिज़ाइन हो रहा है, वो चीज़ें हम आगे करेंगे। अभी के लिए इतना ही, आप देखो इसको एंड सी यू सून इंशाल्लाह।